24 की सरकार में हम आपको हर दिन एक सीट का पूरा सटीक विश्लेषण बताते हैं। इस कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव की। इस सीट पर जहां एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने संतोष पांडे पर भरोसा जताया था और इन्हीं चेहरों को देखते हुए जनता ने भी अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब ऐसे में सवाल यह है, क्या इस सीट पर कांग्रेस का वनवास खत्म होगा या फिर 4 जून को आने वाले नतीजों में बीजेपी का दबदबा बरकरार रहेगा? 24 के सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। राजनांदगांव में इस बार बम्पर मतदान दर्ज किया गया और अब इसी मतदान प्रतिशत को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है, आखिर मतदाताओं ने किसके हक में मतदान किया और किसे अनदेखा किया? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया और अब इसी मतदान प्रतिशत को लेकर सियासतदान अलग अलग दावे करते नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी का कहना है पीएम मोदी के चेहरे और उनके कामों को लेकर जनता घर से बाहर निकली और मतदान किया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है यह मतदान प्रतिशत उनके हित में साबित होगा। इसी कड़ी में बात करें राजनांदगांव की, तो वहां इस बार कुल मतदान 77.20% दर्ज किया गया। पिछले साल की बात करें तो साल 2019 में राजनांदगांव में मतदान प्रतिशत 76.15% रहा और 2014 में 74.4% रहा। मतदान प्रतिशत के बीच राजनीतिक पार्टियों के दावों में भी उछाल देखने को मिला है। जहां बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है इस बार बदलाव होगा। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बड़े अंतरों के साथ जीतेंगे। 5 साल में जो छत्तीसगढ़ की जनता के बेहतरी के लिए काम किए हैं, वो भी जीत का बहुत बड़ा आधार होगा। कांग्रेस वहां से ऐतिहासिक मतों के साथ जीत दर्ज कराकर केंद्र में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक लंबे अंतराल से राजनांदगांव से पुनः संतोष पांडे जी को जिताने के लिए जा रही है। जैसी परंपरा रही है वो परंपरा बराबर रहेगी, वो परंपरा अक्षुण्ण रहेगी और राजनांदगांव लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के पाले में इस बार जा रही है। राजनांदगांव में इस बार किसका राज होगा? वहीं मतदाताओं ने आखिर किसके हक में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया? इन सवालों के जवाब फिलहाल तो 4 जून को ही सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले सीट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, सवाल तो यह है ही, लेकिन साथ ही साथ हर लोकसभा सीट पर कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, इसको लेकर भी विश्लेषण लगातार हो रहा है। सबसे पहले आपको हम राजनांदगांव का विधानसभा वार वोटिंग प्रतिशत बता देते हैं। राजनांदगांव में कुल मतदान प्रतिशत 77.20% दर्ज किया गया। विधानसभा सीटों की बात करें तो डोंगरगांव में 82.36 और डोंगरगढ़ में 79.41% मतदान दर्ज किया गया। कवर्धा में 75.83%, खैरागढ़ में 78.04% दर्ज किया गया। खुज्जी में 81.62, मोहला मानपुर में 77.09% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। वहीं पंडरिया में 71.97, राजनांदगांव 77.42% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। अब आपको इस सीट के 5 चुनावी परिणाम भी बता देते हैं। साल 1999 से इस सीट का पर बीजेपी का दबदबा रहा। 1999 में रमन सिंह जीते, 2004 में प्रदीप गांधी जीते, 2009 में मधुसूदन यादव की जीत हुई, 2014 में अभिषेक सिंह जीते और 2019 में इस सीट से संतोष पांडे ने जीत हासिल की। तो आपने अब पूरा आकलन समझ लिया, आंकड़े समझ लिए। अब चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी और वरिष्ठ पत्रकार सचिन अग्रहरि जी और रायपुर से एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता। मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल रुपेश से पूछता हूं। रुपेश, आपने चुनावी सरगर्मियों के बीच ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, राजनांदगांव की जनता के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत भी की थी। एक तरफ चुनावी इतिहास बताया जा रहा है जो बीजेपी के साथ है, एक तरफ वर्तमान में
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा सामने रखते हुए जीत के प्रति कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है। मुद्दों का शोर सुनाई दिया। एक तरफ मोदी के चेहरे की बात की जाती है कि और दूसरी तरफ मोदी लहर की बात भी की जा रही है। इन तमाम कयासों, चर्चाओं और विश्लेषण के बीच जमीनी स्तर पर क्या देखा आपने? देखिए, ये जो सीट है हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट रही है, क्योंकि यही वो सीट है जहां से डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा को हरा करके सुर्खियां बटोरी थी और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें जगह बनाई थी। और उसी के बाद वो फिर छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जब चुनाव 2003 में भारतीय जनता पार्टी जीती तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। 2019 की लड़ाई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े उम्मीदवार को इस मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ओर से सबसे ज्यादा जो मजबूती के साथ अगर कहीं लड़ी है पूरे 11 सीट में, तो वो इस सीट पर कांग्रेस ने लड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ इसका कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि इसी सीट पर भूपेश बघेल को सबसे ज्यादा घेरा गया, उनकी पार्टी के अंदर घेरा गया, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेरा, प्रचार में काफी बवाल हुआ, प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने भी घेरा, तमाम जो दिग्गज थे, आरएसएस संगठन था, सब लगा रहा। तो कुल मिलाकर के बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थिति है और कोई बता पाने की स्थिति में नहीं है कि किसका पलड़ा भारी है। यहाँ पे अगर क्षेत्रवार देखे जाएं तो शहर के इलाके हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे ये माना जाता है जो किसान की छवि है, जो ओबीसी चेहरा है, उसका फायदा भूपेश बघेल को मिल सकता है। जब विधानसभा वार आप वोटिंग परसेंटेज बता रहे थे, तब खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी वोटिंग हुई है और शहर के क्षेत्र में भी वोटिंग हुई है। तो किसका पलड़ा भारी होगा ये कयास लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, भूपेश बघेल ने खूब मेहनत की है। संतोष पांडे भी इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम, उनका नाम, वो उनको इस चुनाव में जीत दिलाएगा, क्योंकि संतोष पांडे को दूसरी बार मौका मिला है। इससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार चेंज करती आई है। डॉक्टर रमन सिंह के बेटे भी चुनाव लड़े, लेकिन उनकी भी टिकट चेंज कर दी गई। तो संतोष पांडे को दोबारा मौका मिला हुआ है, तो एक स्वाभाविक तौर से एंटी इनकम्बेंसी उस कैंडिडेट के खिलाफ नजर आती है। लेकिन भूपेश बघेल जिस तरह से घिरे हुए थे, उसमें जमीन पर जो काम किया, जो मेहनत किया, उसका क्या नतीजा होता है, इस पर पूरे प्रदेश की नजर है। ठीक है रुद्र अवस्थी जी, जो सियासत का चक्रव्यूह राजनांदगांव में रचा गया, एक तरफ पुरानी स्थिति है जो बीजेपी के साथ नजर आई, लेकिन भूपेश बघेल जो कांग्रेस का इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़ में, उनको सामने रखते हुए कांग्रेस इस चक्रव्यूह को भेदवाने में क्या इस बार कामयाब हो पाएगी? देखिए, जैसा आपने रिपोर्ट में भी कहा और हमारे साथी ने भी ये बात कही, आप भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में स्वाभाविक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री होने के कारण भूपेश बघेल कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है और उसे चुनाव मैदान में उतारकर कांग्रेस ने निश्चित रूप से एक बड़ा दांव खेला है। और ये चुनाव भी ये तय करेगा कि वो पिछले 5 साल से उनकी सरकार थी, वो किसानों के मसीहा के रूप में लोगों के बीच उनकी पहचान बनी थी। क्या ये इस बार जो एक समीकरण के बारे में जो हर बार बात की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा दिखाई देगा, ये अगर इस उम्मीद में चुनाव मैदान में वो उतरे हैं और चुनाव के नतीजे अगर सामने आते हैं, तो अगर उसमें भूपेश बघेल की जीत होती है तो ये तो कहा जाएगा कि एक छत्तीसगढ़ के किसानों के बीच जो उन्होंने एक धान खरीदी की शुरुआत अधिकतम कीमत में यहाँ की थी, उसका असर आज भी है। वरना ये उनके लिए निश्चित रूप से उनके इस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि क्या वो वास्तविक में किसानों के लिए कुछ लोगों के बीच आज भी लोकप्रिय है। जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तो ये दांव खेला, लेकिन बीजेपी के पास उन्होंने एक लंबे अरसे के बाद एक अपने मौजूदा सांसद को दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है, तो उनके पास भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में जो चेहरा है और उसके साथ साथ में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो 2023 के विधानसभा चुनाव में जो जीत हासिल की है और उसके बाद जो सरकार बनी, सरकार ने जो कामकाज किया है, उस पर भी वो भी कसौटी पर है। वो भी लोगों उसको देखते हुए लोग मतदान करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी स्थिति में कांटे की टक्कर के खबर तो वहां से लगातार आ रही है। जिन लोगों ने मतदान के दौरान वहां क्षेत्र का दौरा किया और उसके बाद लोगों के बीच जो आपस के विश्लेषण होते हैं, उसमें यह चीज आ रही है कि इस चुनाव में नतीजा कुछ भी हो सकता है।
पड़ला किसकी तरफ जाएगा, ये आज की तारीख में कहने की बात तो नहीं है, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि इस छत्तीसगढ़ की जो सबसे हार्ड सीट इसीलिए मानी जा रही है कि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री आज चुनाव मैदान में है, और ये राजनांदगांव लोकसभा सीट के साथ ये खासियत ये भी जुड़ी हुई है कि यहाँ राजनांदगांव विधानसभा है, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो वर्तमान में विधानसभा के स्पीकर हैं, वो यहाँ के विधायक हैं। ऐसे क्षेत्र में अगर चुनाव के जो कसमकस चला है, एक आपस में जो पूरी चुनावी खींचतान थी, उस पर क्या नतीजे आएंगे, ये सबकी नजर इस पर काफी दिलचस्पी से लगी हुई है। ठीक है सचिन जी, मैं कुछ और आंकड़े सामने रखना चाहूंगा। अगर हम पिछले 3 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं राजनांदगांव की, तो जो वोटों की जीत का अंतर है वो बढ़ता चला गया। यह फैक्टर कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, इस बार भी मुझे जो लग रहा है, सबसे पहली बात तो राजनांदगांव की जो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें मेरा ये मानना है कि दोनों प्रत्याशियों ने इस बार चुनाव में काफी तगड़ी मेहनत की है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि भूपेश बघेल जी ने इतने दौरे किए हैं जितने प्रदेश में किसी प्रत्याशी ने नहीं किया होगा। लगभग 1000 गाँव में खुद एक कार्यकर्ता के भरोसे लगा। वही हाल संतोष पांडे जी का था। संतोष पांडे जी ने भी जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ा। बात है इस बार लगभग 1.5% यहाँ पर पोलिंग बढ़ी है। दोनों दल उसे अपनी ओर मांग रहे हैं कि हमारे जो वोट बढ़ा है वो हमारे पक्ष में जाएगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात ये भी है कि दोनों दलों ने जो महिलाओं को साधने के लिए पूरा चुनाव जो था वो महिलाओं को साधने की दृष्टि में था। राजनांदगांव लोकसभा में महिला जो वोटर हैं उनकी संख्या ज्यादा है लगभग, लेकिन जो परिणाम जो मतदान हुए हैं उसमें लगभग 13,000 पुरुषों की अपेक्षा 13,000 महिलाओं ने कम वोटिंग किया। आप ये देखिए कि कांग्रेस ने जहां महालक्ष्मी योजना की बात जनता तक पहुंचाई थी, वहीं महतारी वंदन योजना की एक महत्वपूर्ण गांव कम भाजपा ने खेला था। लेकिन इस बीच जब महिलाओं की वोटिंग कम हुई है तो दोनों दलों में इस बात की चिंता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हमेशा यहाँ पर महिलाओं की वोटिंग ज्यादा होती है। और आप जो कह रहे हैं कि वोटों के तो कांटे की टक्कर की स्थिति निर्मित है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वोट परसेंटेज बढ़े हैं उससे ये ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले बार की जो जीत दर्ज की गई थी उससे ज्यादा के आंकड़े सामने आ सकते हैं। ठीक है रुपेश गुप्ता, ये जो कांटे की टक्कर हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जब वोटिंग प्रतिशत घटता है तो कांग्रेस इसे अपने पक्ष में बता रही थी। हमने पहले राउंड में देखा था और भी कई सीटों पर जब वोटिंग प्रतिशत घटा तो कांग्रेस इसे अपने पॉजिटिव उसमें दिखा रही थी, लेकिन यहां पर तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, घटा नहीं है। जाहिर तौर पे जब कांग्रेस को पहले फेज में जिस तरह से देश में वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ तो उसके बाद कांग्रेस ने कहना शुरू किया कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो वोटर्स निकले नहीं। 400 पार के नारे में वो इस बात को लेकर के निश्चिंत हो गए कि चुनाव तो जीत रहे हैं, इसलिए वो वोटर्स निकले ही नहीं। लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज दूसरे राउंड से बढ़ना शुरू हुआ तो कांग्रेस के दूसरे आर्ग्यूमेंट्स हो गए। कांग्रेस ने कहा कि ये वोटिंग परसेंटेज दरअसल हमारे वोटर्स हैं जो निकल रहे हैं। सवाल खड़ा ये होता है कि अगर 77% वोट है और दोनों का इस प्रदेश में करीब 30 से 35% के बीच में लॉयल वोटर्स का स्टेक है, तो जाहिर तौर पे दोनों के वोटर्स तो निकले ही होंगे। बड़ी संख्या में फ्लोटर्स भी निकले होंगे। महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है, ग्रामीण इलाके हैं, शहर के इलाके हैं, दोनों जगहों पर महिलाओं को दोनों ही पार्टियों ने, जैसा कि बता रहे थे हमारे साथी, तो जाहिर तौर पे महिलाओं को साधने की सारी कोशिश हुई। भारतीय जनता पार्टी के पास जहां 1,000 रुपए हर महीने देने का वादा था जिसको पूरा किया भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं कांग्रेस ने महालक्ष्मी फॉर्म भरा है। इस पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉर्म कहीं भराए गए हैं तो मेरी जानकारी में वो राजनांदगांव है। करीब 4 से 5 लाख फॉर्म भराने का दावा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब सवाल खड़ा यह होता है कि उन वादों पर जनता को कितना भरोसा होता है। अगर वहां पे कांग्रेस सेंधमारी करने में सफल हुई तो जाहिर तौर पे इसका फायदा होगा, लेकिन अगर वहां पे विष्णुदेव साय सरकार की जो साय फैसले हैं उसका जो महतारी वंदन योजना का लाभ है, उस लाभ के साथ महिला वोटर्स अगर जुड़ी रहती हैं तो कांग्रेस के लिए ये सीट मुश्किल हो जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि हम ये सीट जीत रहे हैं। कोई फंसी हुई सीट नहीं बता रहा है इसको। प्रदेश में जब कांकेर की चर्चा होती है, प्रदेश में जब कोरबा की चर्चा होती है, तो दोनों पार्टी के नेता ये कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि फंसी हुई है या ये हो सकता है, ये हमारे पक्ष में, ये नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही पार्टियां क्लेम कर रही हैं कि हम चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है।
जो आधिकारिक सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीत जाएगी। कुछ 2-4 अधिकारियों से जो मेरी वहां ग्राउंड पर बातचीत करता हूं तो उनसे बातचीत होती है। कुछ पत्रकारों से जब हमने बातचीत की तो कांग्रेस भूपेश बघेल यहां से जीत जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बड़ा मुश्किल चुनाव है, बड़ा अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन इस बीच में दोनों ही पार्टियों ने खूब जोर लगाया है। भूपेश बघेल ने भी लगाया है और संतोष पांडे ने। ठीक है, दोनों ने जोर लगाया है। रुद्र अवस्थी जी, मैं थोड़ा सा आपको कुछ महीने पहले लेके जा रहा हूं। 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। भूपेश बघेल के चेहरे पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था। जहां जहां गए थे खूब तैयारियां भी हुई थी और मोर्चेबंदी भी की थी। क्या लगता है कुछ महीने में क्या स्थिति उनके पक्ष में या विपक्ष में जा सकती है राजनांदगांव के नतीजों के, अगर हम संदर्भ बात करें तो? जी, जैसा मैं पहले भी कहा जी कि ये जो चुनाव है वो उस चुनाव में राजनांदगांव की हार्ट सीट पर जब भूपेश बघेल को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाती है, आपने 2023 के विधानसभा चुनाव की बात कही, उस समय तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और आप देखिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव के स्टार कैंपेनर के रूप में कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल ही सबसे प्रमुख प्रचारक थे, प्रमुख वही स्टार कैंपेनर थे। और उसके बाद जो सरकार को अपदस्थ होना पड़ा, हार गई कांग्रेस। और निश्चित रूप से अगर उस सब का श्रेय उनके हिस्से में जा रहा था तो इस बात की का भी तो वो हिस्सेदार रहेंगे कि सरकार वापस रिपीट नहीं हो सकी छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद जैसा अभी हमारे साथी ने भी बताया और लगातार खबरें आई थी कि जैसे वो वहां पे विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे, वैसे ही वहां पर एक खबर बहुत चर्चित हुई थी कि एक पुराने कांग्रेस के नेता ने उन्हें सामने में ही ये बात कह दी थी कि जो चुनाव हारने के पीछे जिम्मेदार लोग हैं आज यहाँ बैठे। बहुत सारी बातें उसको लेकर आई थी। उसके बाद महामुकाबला का दौर शुरू हुआ, या स्थिति को संभालने की कोशिश हुई थी। आज अगर ये चुनाव में इस चीज का ही तो स्पष्टीकरण होगा और एक मूल्यांकन होगा कि भूपेश बघेल वास्तविक में लोगों के कितने करीब हैं। सचिन जी से मैं आखिरी सवाल लेता हूं। सचिन जी, अब सवाल यह है कि तैयारियों को आपने देखा, लेकिन 2014-2019 के बारे में यह कहा जाता है कि मोदी का चेहरे के सामने चुनाव लड़ा गया और उसका नतीजा यह रहा कि किसी को भी उतारा गया, जीत बीजेपी की हुई। 2024 में आप इस लड़ाई को किस तरह से देख रहे हैं, राजनांदगांव के सियासी जमीन को समझते हुए? यहां पर जो मुद्दे आपने नेताओं की जुबान से सुने और समझे। देखिए, 2019 का आप देखेंगे कि राजनांदगांव के जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें कांग्रेस काफी मजबूत है। विधानसभा के अपन परिणाम देखेंगे, 8 विधानसभा है राजनांदगांव, 5 कांग्रेस, जिसमें 2019 में 7 विधानसभाओं में कांग्रेस की, सिर्फ 1 विधानसभा में जिसमें डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव, लेकिन अभी तो 5 में है। अब वही ट्रेंड 2023 में जब आया तो 5 सीटों पर कांग्रेस है और 3 सीटों पर बीजेपी है। जी, मैं आपको बोलना चाहूँ कि जो 2014 से आप लगातार चुनाव देखेंगे तो बीजेपी का ये गढ़ रहा है। ये सीट आप शुरुआत से, राज्य गठन के बाद से भी लगातार भाजपा के जो प्रत्याशी वो यहाँ पर चुनाव जीतते आए हैं। और इस बार जो, क्योंकि भूपेश बघेल जी के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए, इसलिए उन्होंने एक मजबूत टक्कर दी है। और जो आप कह रहे हैं, जो एक एनालिसिस जो निकल के आ रही है कि मुकाबला काफी रोचक और कांटे की टक्कर जैसे स्थिति में होगी। लेकिन मैं फिर इस बात को कहता हूँ कि जो परिणाम, जो वोटिंग आई है, जो वोटिंग के रिजल्ट आए हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े रहेंगे वो अच्छे खासे पिछले बार से बढ़कर आएंगे। ठीक है रुपेश, जल्दी से एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि राजनांदगांव के जो भी नतीजे आएंगे छत्तीसगढ़ की सियासत पर क्या असर डालेंगे? देखिए, जैसा कि रुद्र अवस्थी जी बता रहे थे कि पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल के लिए लिटमस टेस्ट है। भूपेश बघेल जिस तरह से 5 साल उन्होंने राज किया, विधानसभा चुनाव में हार मिली और किसान वाले क्षेत्र से लड़ रहे हैं, तो क्या वो किसान के असली मसीहा हैं? इस चुनाव से, परिणाम से वो साबित हो जाएगा। लेकिन जो सबसे दिलचस्प चीज है कि 1999 से जब से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये सीट जीत रही है, तब से डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के मुखिया के तौर पर, उससे पहले सांसद के रूप में प्रचार की, मतलब यहाँ का पूरा जो चुनाव है वो खुद नजर रखते थे, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र था, उनकी विधानसभा क्षेत्र था। लेकिन ये पहला मौका है जब डॉक्टर रमन सिंह पूरे कैंपेन से अलग रहे, और उसकी वजह यह रही कि वो एक ऑपरेशन में गए थे, उनकी एक सर्जरी हुई थी, और दूसरा कि विधानसभा चूंकि अध्यक्ष हैं, इस नाते भी वो बहुत खुल करके प्रचार नहीं कर पाए। तो ये पहला चुनाव है जिसमें डॉक्टर रमन सिंह की भूमिका सक्रिय रूप से नजर नहीं आई। बड़ी दिलचस्प चर्चा रही। हमने हर एंगल से, हर पहलू से जानने की कोशिश की कि राजनांदगांव में
जो मौजूदा समीकरण है क्या इशारा कर रहे हैं। नतीजे 4 जून को आएंगे, इंतजार हम सभी को करना है। रुपेश गुप्ता, जानकारी के लिए शुक्रिया। रुद्र अवस्थी जी और सचिन जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। और यहां वक्त है ब्रेक का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।